नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा स्वरूप संरचना एवं इतिहास, इसके यूनिट 3 को पढ़ेंगे। यूनिट 3 है हमारा हिंदी भाषा की विविध भूमिकाएं, जैसे संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में, ज्ञान विज्ञान की माध्यम के भाषा के रूप में। इन सभी के रूप में हमें हिंदी को पढ़ना है। तो आइए हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी से पढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। तो इसे देखते हैं। संपर्क भाषा की अवधारणा समाज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक केंद्रीय संकल्पना है। जब किसी बहुभाषी समाज में विभिन्न भाषा भाषी समुदाय परस्पर संवाद के लिए किसी तृतीय भाषा का आश्रय लेते हैं, तो वह भाषा संपर्क भाषा या कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहलाती है। भारत जैसे विशाल बहुभाषी राष्ट्र में, जहां लगभग 700 से अधिक बोलियां, 120 से अधिक भाषाएं प्रचलित है, तो यहाँ हिंदी ने स्वाभाविक रूप से एक संपर्क भाषा की भूमिका ग्रहण की है। जैसा कि मैंने बताया कि जब दो भाषा के बोलने वाले लोग आपस में संवाद करेंगे तो उनके बीच में एक संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है। जब हम अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति तक व्यक्त करते हैं तो इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। और जब हम दूसरे भाषा को बोलते हैं और कोई व्यक्ति दूसरे भाषा को बोलता है, उन दोनों के बीच में अगर संवाद करवाना हो, उन दोनों के बीच में भावनाओं की अभिव्यक्ति करवानी हो, तो हमें संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ती है कि इससे संपर्क हो सके। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी नाम से एक किताब है, उसमें डॉक्टर दंगल जालटे हैं। इन्होंने कहा कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य से राज्य, राज्य से केंद्र और देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा की संज्ञा दी जाती है। वहीं डॉक्टर पूर्णचंद टंडन हैं। इन्होंने आजीविका साधक हिंदी नाम से किताब लिखी है। इसमें इन्होंने लिखा कि परस्पर अबोधगम्य भाषा या भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो राज्य, कोई राज्य और केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं, उस भाषा को विशेष भाषा या संपर्क साधक भाषा कहते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा है। इन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध आयाम नाम से किताब लिखी है। इसमें वे लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ करने वाले सिद्धों, जैनियों, नाथपंथी योगियों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक समस्त भारत में घूम घूम कर एक ऐसी भाषा का विकास किया जिसमें भारत की सभी भाषाओं में बहुप्रचलित शब्दों के लिए प्रवेश खुला हुआ था। तो फिर पुरकेया अग्रवाल नाम के एक लेखक हुए। इन्होंने कहा कि हिंदी ने सभी भाषाओं में बहुप्रचलित शब्दों के लिए प्रवेश खुला रखा, जो इसे एक संपन्न संपर्क भाषा बनाती है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने संपर्क भाषा की परिभाषा दी और फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को साबित किया कि अलग अलग भाषाओं में जो बहुप्रचलित शब्द थे, जिनका प्रचलन ज़्यादा था, जिनका उपयोग ज़्यादा होता था, उन सभी को जोड़कर हिंदी बनी और ये संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई। संपर्क भाषा की विशेषताओं को देखें तो किसी एक वर्ग की मातृभाषा यह नहीं होती है। यह बहुभाषी समाज में सेतु का कार्य करती है। व्याकरणिक जटिलता से प्रायः मुक्त होती है ताकि सभी व्यक्ति इसे बोल और समझ सके। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करती हैं। अलग अलग भाषाओं के शब्दों का इसमें संगम होता है। व्यापार, यात्रा, बाजार में सहज प्रयुक्त होती है। निरंतर परिवर्तनशील एवं जीवंत रहती हैं। यह कोस कोस पर परिवर्तित होती रहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर यह इसमें परिवर्तन होता रहता है।
एक कोटेशन है, कोस कोस में बदले पानी, तीन कोस में बदले बानी। यानी अ, हर एक कोस के बाद, कोस एक दूरी का मापक सूचक है, तो हर एक कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार हर तीन कोस के बाद भाषा का स्वाद, मतलब भाषा का स्वरूप बदल जाता है, बोली का स्वरूप बदल जाता है। अब हम संपर्क भाषा के प्रकार देखते हैं। डॉक्टर दंगल झाल्टे के वर्गीकरण के अनुसार संपर्क भाषा दो प्रकार की होती है, सामान्य संपर्क भाषा और विशेष संपर्क साधक भाषा। सामान्य संपर्क भाषा जो होती है वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामान्य संवाद हेतु उपयोग की जाती है, जो कि दैनिक जीवन में उपयोग होती है, बाजार में या फिर किसी पड़ोसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं। और जो विशेष संपर्क साधक भाषा होती है वे दो राज्यों या केंद्र और राज्य के बीच या दो देशों के बीच संपर्क साधने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये प्रशासन, कूटनीति और सरकारी पत्राचार में इसका उपयोग होता है। ये सारे जो टॉपिक्स है ये सारे आप पढ़ चुके हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स एईसी में, व्यवहारिक हिंदी में आपने पढ़ा था, तो वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, इसको मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं। संपर्क भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, बोलचाल की भाषा के रूप में और एक प्रशासनिक और लिखित रूप में, जो मैंने ऊपर बताया। ये कार्यालयी हिंदी और राजभाषा जो प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग होती है, सरकारी पत्राचार में, विभागीय कामकाज में, अनुवाद कार्य में। और जो बोलचाल की भाषा है वो हमारे अनौपचारिक जीवन में उपयोग होती है, दैनिक संवाद में, बाजार में सामान खरीदते वक्त। तो ये संपर्क भाषा के रूप हो गए। अब हम देखते हैं कि भारत जो है वो बहुभाषी देश है। यहाँ संपर्क भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं हैं। भारत में लगभग 700 से अधिक बोलियां हैं, 120 से अधिक भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न लिपियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषाई विविधता के कारण संपर्क भाषा की अनिवार्यता बहुत आवश्यक है। तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। हम कहते हैं ना विविधता में एकता है, तो विविध भाषाएं हैं, उनमें एकता के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं संपर्क भाषा के रूप में। हमें संपर्क भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका यहाँ कारण दिया गया है कि व्यापार या वाणिज्य के लिए हम भिन्न भाषी व्यापारियों के बीच जब हम संवाद करते हैं वहाँ हमें संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा और ज्ञान प्रसार के लिए, प्रशासनिक आवश्यकता होने पर, सामाजिक एकता के लिए, पर्यटन एवं यात्रा के लिए, राजनीतिक संपर्क के लिए, इन सभी के लिए हमें संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हम अब संपर्क भाषा के ऐतिहासिक, हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में ऐतिहासिक विकास को यहाँ देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल में हम देखें तो सिद्ध और जैन नाथपंथी योगी संपूर्ण भारत में विचरण करते थे। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त करते थे, जो कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के परिभाषा में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी। यहाँ हिंदी की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। फिर इसके बाद 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में मध्यकाल आ जाता है, जिसमें भक्ति काल है। तो इसमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ने हिंदी को सर्व भारतीय संपर्क भाषा का रूप दिया, जिसे धार्मिक सांस्कृतिक माध्यम के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद मुगल काल आता है, उसमें हिंदी में उर्दू जुड़ने से हिंदुस्तानी बन जाता है, हिंदुस्तानी का विकास होता है, जो कि हमारे अनौपचारिक जीवन में बाजार की भाषा, सैन्य शिविरों की भाषा, जो मुगल काल में जो सेनाएं थी उनकी भाषा हिंदुस्तानी थी। क्योंकि मुगल बाहर से आए थे और उनके साथ उन्होंने उर्दू का विकास किया,
उर्दू भारत में ही बनी है और हिंदी भी भारत की भाषा है, तो हिंदी और उर्दू मिलकर हिंदुस्तानी बनाते हैं। फिर औपनिवेशिक काल आया, जब अंग्रेजी सत्ता आई, तो उस समय अंग्रेजी शासन में भी हिंदी व्यापार और जनसंपर्क की भाषा बनी रही। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी राष्ट्रीय संपर्क के रूप में सुदृढ़ हुई और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी। अब हम साहित्य की भाषा से संपर्क की भाषा तक का सफर को देखते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा अपने किताब में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ करने वाले सिद्धों, जैनियों, नाथपंथी योगियों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक समस्त भारत में घूम घूम कर ऐसी संपर्क भाषा का विकास किया जिसमें भारत की सभी भाषाओं में बहुप्रचलित शब्दों के लिए प्रवेश खुला हो। यह संपर्क भाषा संपन्न भाषा बन गई। यह विवरण स्पष्ट करता है कि हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में जड़ें अत्यंत प्राचीन है और यह किसी राजनीतिक निर्णय की उपज नहीं है, अपितु सदियों की सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम है। हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका देखते हैं। क्षेत्रीय संपर्क भाषा के रूप में जैसे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर हिंदी बेल्ट में इसे हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। फिर पश्चिमी भारत है, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ बम्बईया हिंदी का प्रयोग किया जाता है जो कि संपर्क भाषा के रूप में वहाँ प्रयोग में लाई जाती है। फिर दक्षिण भारत है, वहाँ हैदराबादी हिंदी है। फिर पूर्वी भारत है, कोलकाता और पूर्वोत्तर राज्य है जो भी असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वगैरह, वहाँ कलकतिया हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है। फिर विदेशों में देखें, फिजी, मॉरिशस, यहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं तो यहाँ भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी प्रयोग की जाती है। अब हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के क्षेत्रीय रूप को देखते हैं जिसमें हमें बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी को देखना है। भारत के विभिन्न महानगरों में हिंदी ने स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से विशिष्ट संपर्क भाषा के रूप विकसित किए हैं। ये रूप हिंदी की जीवंतता और समावेशी प्रकृति के प्रमाण हैं। तो आइए सबसे पहले हम बम्बईया हिंदी को देखते हैं। बम्बईया हिंदी का प्रयोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जैसा कि अब बम्बईया से ही तात्पर्य है बम्बई में बोली जाने वाली भाषा, तो ये मुंबई के क्षेत्र में बोली जाती है, मुंबई के आसपास। इसमें उत्तर भारत की हिंदी, मराठी और कोंकणी, गुजराती और दक्षिण भारत की भाषाएं और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। मुंबई में कोंकणी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, दक्षिण भारत की भाषाओं के बोलने वाले एक साथ निवास करते हैं, इसलिए इस भाषा का निर्माण हुआ। हिंदी फिल्म जगत ने इसे विश्व स्तर तक प्रसारित किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह एक विजिन भाषा है, यह किसी की मातृभाषा नहीं है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे काइकू यानी कि किस लिए, इसमें मराठी का प्रभाव है हिंदी भाषा में, तो ये काइकू बन गया है। फिर पेला यानी पहला, ये मराठी भाषा के प्रभाव से बना है। फिर इसी तरह से मस्का यानी मक्खन, ये उर्दू और फारसी भाषा के प्रयोग से बना है। गाना भी है मस्का लगाओ ना ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड ने बम्बईया हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। उसका एक उदाहरण यहाँ पर भी है कि आप उनसे पंगा नहीं लेने का, भाई ने बोला हिसाब लिखेगा, भाई बोला तो हिसाब लिखेगा। तो ये उदाहरण है, ये डायलॉग है एक मूवी का, किसी मूवी का। तो इस तरह से बम्बईया हिंदी का प्रचार प्रसार फिल्मों के माध्यम से हुआ है। अलग अलग भाषाओं से, इसमें अलग अलग बोलियां से, अलग अलग भाषाओं से शब्द इसमें आए हैं। फिर इसके बाद हैदराबादी हिंदी है। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इर्द गिर्द बोली जाती है। इसमें दक्षिणी हिंदी और मराठी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। हैदराबादी हिंदी में मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों की संख्या अधिक है।
बम्बईया हिंदी के समान ही यह भी किसी की मातृभाषा नहीं है, क्योंकि ये संपर्क भाषा है। इसे विजिन भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। सामान्य बोलचाल, मंडी, बाजार और व्यापार की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं ही यानी हाँ, इसमें तेलुगु का प्रभाव है। फिर नक्को यानी नहीं, यानी इसमें तेलुगु का प्रभाव है। इसी तरह से खाली पीली यानी अनावश्यक रूप से, तो इसमें स्थानीय भाषा का प्रभाव है। आबिप आया में यानी मैं तुरंत आ रहा हूँ, इसमें दक्षिणी हिंदी का प्रभाव है। इस तरह से यह भाषा अलग अलग भाषाओं के संपर्क में आने से, संक्रमण से बनी है। फिर इसके बाद कलकतिया हिंदी है। इसका भौगोलिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत नहीं, पूर्वोत्तर भारत का, तो वहाँ पे ये बोली जाती है। इसमें राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्दों का मिश्रण रहता है। आपको पता होगा कोलकाता सन 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। तब अलग अलग जगह के लोग वहाँ आते थे अलग अलग कारणों से, जिससे इस भाषा का विकास हुआ। कोलकाता की बोलचाल और बाजार की भाषा के रूप में यह प्रसिद्ध है। दैनिक जीवन के साथ साथ बाजार और व्यापार में भी यह प्रयुक्त होती है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तीरे यानी किनारे, यह स्थानीय भाषा का प्रभाव है। फिर पीछम यानी पश्चिम, जो कि बंगाली भाषा के प्रभाव से बनी है। फिर यहाँ तीसरा में हर्षविकार है और तीसरा में दीर्घविकार है, ये स्थानीय भाषा का प्रभाव है। फिर इस तरह से आप उदाहरण देख सकते हैं। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, तो यह व्यापार और वाणिज्य में इसका उपयोग किया जाता है, मीडिया के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, फिर बाजार और दुकानों में, बैंकिंग में, वित्तीय कार्यों में, फिर ई कॉमर्स और डिजिटल व्यापार में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। प्रशासनिक कामकाज के लिए कार्यालय, विभागों, मंत्रालयों इत्यादि में संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्यालयी कामकाजी प्रयोगात्मक हिंदी के रूप में जाना जाता है। जैसे केंद्र और राज्य में पत्राचार होना है, तो इसमें क्षेत्र के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। फिर विभागीय बैठकों में संगोष्ठियाँ होती हैं, वहाँ जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण। फिर सरकारी विज्ञापनों और सूचनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, संसदीय कार्यवाही में, फिर न्यायालयों में। इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मीडिया एवं मनोरंजन में भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में बम्बईया हिंदी को आप देख सकते हैं। फिर हिंदी समाचार चैनलों पर आज तक, एनडीटीवी और भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, उस पर हिंदी भाषा में खबरें प्रसारित की जाती है। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं हिंदी में जो सीरीज आती है, नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम टीवी पर, और भी जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर हिंदी में कंटेंट आते हैं। फिर सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। फिर डिजिटल मीडिया है, ब्लॉग, पॉडकास्ट और वेबसाइट। इन सभी जगह पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में आप देख सकते हैं। फिर शिक्षा में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखें तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। फिर एनसीईआरटी की पुस्तकें, जो विज्ञान और गणित की जो पुस्तकें हैं, वो हिंदी में प्रकाशित होती है। फिर इसी तरह से यहाँ बताया गया है, एनईपी 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसमें हिंदी का विकास करने की बात कही गई है। फिर इतिहास लेखन और विद्वानों की बहस को देखें तो हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, और कुछ मध्यम मार्ग अपनाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा अपनी किताब भाषा और समाज में कहते हैं
कि हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका उसकी स्वाभाविक सामाजिक स्वीकृति का परिणाम है। यह किसी राजनीतिक थोपने का परिणाम नहीं है। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान जो किताब है उसमें कहते हैं कि हिंदी भारत की स्वाभाविक संपर्क भाषा है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से व्यापार, धर्म और संस्कृति के माध्यम से विकसित हुई है। सुनीत सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ये कहती हैं कि हिंदी सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्वाभाविक संपर्क भाषा के रूप में रही है जो कि क्षेत्रीय और भाषाई बाधाओं को पार करती रही हैं। तो ये पक्ष के मत है। विपक्ष में भी है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। पॉल ब्रश लिखते, द डेजिग्नेशन ऑफ हिंदी एज द कॉन्टेक्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया ओवरलुक द डीप रूटेड रेजिस्टेंस ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज who see this as a linguistic hegemony। फिर सुमति रामासामी हैं, इन्होंने कहा कि इन तमिलनाडु द एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदी एज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज बीन contested as it represents not a neutral medium but a politically charged instrument of North Indian dominance। यानी इन्होंने कहा कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाने के लिए हिंदी थोपना चाहते हैं। कुछ विद्वान मध्यवर्गीय मार्ग अपनाते हैं। रजनी कोठारी हैं, ये कहती है कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करना और क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना दोनों परस्पर विरोधी नहीं है अपितु एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में स्थिति को समझने में सहायता करती है। हिंदी तभी सफल संपर्क भाषा होगी जब इसे उपयोगी और तटस्थ माना जाएगा। फिर हिंदी को संपर्क भाषा बनाने में जो चुनौतियां आती हैं उन्हें देखते हैं। पहला है क्षेत्रीय प्रतिरोध। जैसे दक्षिण भारत के लोग हिंदी को अपनाना नहीं चाहते। जितने भी जो द्रविड़ भाषा समूह है, तमिलनाडु की तमिल, फिर केरल के जो लोग हैं जो मलयालम बोलते हैं, वे सभी जितने भी द्रविड़ भाषा समूह के लोग हैं वे हिंदी को अपनाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन होता रहा है हिंदी के विरोध में। तो 1937-1965 का आंदोलन यहाँ उदाहरण में दिया गया है। फिर अंग्रेजी का प्रभुत्व भी है। उच्च शिक्षा, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंग्रेजी की प्रधानता है जिससे लोग हिंदी को अपनाने से कतराते हैं। फिर बोलियों की विविधता है। हिंदी की अपनी अनेक बोलियां हैं, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी। तो इस तरह से अलग अलग बोलियां हैं जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मानक रूप कौन सा है। सब भी अपने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए अपना डोमिनेंस चाहते हैं, तो कोई एक भाषा नहीं हो पाती जिस कारण इसे संपर्क भाषा के रूप में बनाने में समस्या आती है। फिर मानकीकरण की समस्या है कि कौन सी मानक हिंदी है, ये भी एक समस्या का कारण बनती है। फिर डिजिटल डिवीज़न है। डिजिटल डिवीज़न में बहुत जगहों पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ की भाषाएं कुछ और है, वहाँ तक हिंदी पहुँची नहीं है। तो इस कारण इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन ये भी एक कारण है, चुनौती है। इस प्रकार हम कहें तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका सदियों की ऐतिहासिक प्रक्रिया, सामाजिक स्वीकृति और सांस्कृतिक समावेशिता का परिणाम है। डॉक्टर दंगल झालटे, डॉक्टर पूर्णचंद टंडन, डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा जैसे विद्वान हिंदी की इस भूमिका को उसकी स्वाभाविक सामाजिक शक्ति का प्रमाण मानते हैं। दूसरी ओर पॉल ब्रास, सुमति रामासामी जैसे विद्वान इसमें भाषाई राजनीति का आयाम देखते हैं, किंतु बम्बईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी और कलकतिया हिंदी जैसे जीवंत क्षेत्रीय रूप यह सिद्ध करते हैं कि हिंदी ने स्थानीय भाषाओं को अपने में समाहित करते हुए एक समावेशी संपर्क भाषा का रूप ग्रहण किया है। यही हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में सबसे बड़ी शक्ति है। अंततः क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास ही भारतीय बहुभाषिता का आदर्श रूप है। भाषा आत्मा की अभिव्यक्ति है और हिंदी भारत की उस सामूहिक आत्मा की अभिव्यक्ति है जो विविधता में एकता को जीवंत रखती है।
तो इस प्रकार से हमने संपर्क भाषा को पढ़ा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। भारतीय भाषा राजनीति के संदर्भ में राष्ट्रभाषा और राजभाषा दो ऐसी संकल्पनाएं हैं जिन्हें प्रायः एक दूसरे के पर्याय मान लिया जाता है, किंतु वास्तव में ये दोनों भिन्न भिन्न आयामों की अभिव्यक्ति है। एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो दूसरी विधिक संवैधानिक अधिनियम से। इन दोनों के मध्य के अंतर को, उनके ऐतिहासिक विकास को और उनकी परस्पर पूरकता को समझना भारतीय भाषा चिंतन का केंद्रीय प्रश्न है। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। पहले हम राष्ट्रभाषा को देखते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक एकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। यह किसी कानून की देन नहीं, अपितु ऐतिहासिक प्रक्रिया और जन स्वीकृति का प्रमाण होती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और स्वीकार की जाती है, जो राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना की वाहिका होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि हिंदी भारत की वह विशाल भूभाग की भाषा है जहां बहुसंख्यक जनता निवास करती है। यही जनता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करती है। राजभाषा को देखें तो राजभाषा वह भाषा है जिसे किसी देश या राज्य द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए विधिवत अधिकृत रूप से अपनाया जाता है। डॉक्टर दंगल झालते बताते हैं कि राजभाषा वह भाषा है जिसे राज्य अपने शासन प्रशासन की भाषा के रूप में विधिवत स्वीकार करता है और जो सरकारी पत्राचार, विधायन, न्यायिक कार्यवाही और अन्य शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमने देखा। इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण देखें तो राष्ट्रभाषा की उत्पत्ति जन स्वीकृति से होती है, ऐतिहासिक प्रक्रिया से होती है, और राजभाषा जो कि कानून या अधिनियम द्वारा, संवैधानिक नियमों द्वारा वो बनाया जाता है। फिर स्वरूप की बात करें तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक होती है राष्ट्रभाषा, बल्कि राजभाषा कानूनी प्रक्रिया द्वारा लागू की जाती है। फिर इसके आधार की बात करें तो राष्ट्रभाषा भावनात्मक एकता के साथ जुड़ी हुई होती है और राजभाषा प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार। फिर संविधान में देखें तो राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 और 351 में है। फिर प्रयोग के क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो राष्ट्रभाषा समाज, साहित्य और संस्कृति में प्रयोग होती है। राजभाषा संसद में, न्यायालय में और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। लचीलापन के आधार पर राष्ट्रभाषा अधिक लचीली होती है और राजभाषा नियमबद्ध और कठोर होती है राष्ट्रभाषा के कंपैरिजन में। परिवर्तनशीलता के आधार पर राष्ट्रभाषा धीमे किंतु स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती रहती है और राजभाषा में कोई संशोधन करना पड़ता है परिवर्तन हेतु। उदाहरण के लिए हिंदी जन स्वीकृति से बनी है राष्ट्रभाषा, जबकि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। इस प्रकार भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में हिंदी को केवल राजभाषा की संवैधानिक दर्जा दी गई है। राष्ट्रभाषा एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, राजभाषा एक विधिक संकल्पना है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की विकास यात्रा को देखते हैं। वही 7वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार, जो मैंने शुरू से कोटेशन बताते आया है कि सिद्धनाथ और जैन परंपरा के जो लोग थे वो हिंदी को सर्वव्यापी एक प्रसार करते हैं हिंदी का, और
एक भाषा संपर्क भाषा के रूप में विकास करते हैं। फिर भक्ति काल आता है, कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई वगैरह। फिर नवजागरण काल में भारतेंदु काल आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कोटेशन है, निज भाषा उन्नतियाँ है, सब उन्नति को मूल। फिर 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा बनती है वाराणसी में, और हिंदी और देवनागरी लिपि का ये प्रचार करने के लिए ये बनाई जाती है। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में होता है। इसमें राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठती है। फिर 1917 में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन होता है। गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण है हिंदी भाषा के संदर्भ में, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का निर्माण 1936 में किया जाता है, जो कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई है। फिर 1949 में संविधान में राजभाषा की मान्यता मिलती है और राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिलती है। महात्मा गांधी का ऐतिहासिक योगदान है राष्ट्रभाषा बनाने हेतु हिंदी को। 1917 में गुजरात में शैक्षणिक सम्मेलन में गांधी ने कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी हृदय की भाषा है और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में मूल्यों को स्थापित करती है। इसलिए हिंदी को गांधी जी ने राष्ट्रभाषा बनाने के मत में अपना भाषण दिया था। राष्ट्रभाषा की योग्यता के आधार को देखते हैं। इसकी भौगोलिक व्यापकता होनी चाहिए। अगर हिंदी को इस कसौटी पर उतारे तो हिंदी पूरे उत्तर भारत के बेल्ट में बोली जाती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। फिर साहित्यिक समृद्धि होनी चाहिए राष्ट्रभाषा के लिए। आदिकाल से आधुनिक काल तक अखंड साहित्य है हिंदी भाषा का। फिर सांख्यिकी आधार होनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली यह भाषा है। फिर सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए। 2500 ईसा पूर्व से संस्कृत परंपरा से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति का वाहक है यह। स्वाधीनता आंदोलन में इसकी भूमिका रही है, राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनी है। हिंदी प्रचार आंदोलन के माध्यम से भी हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी विश्व के अन्य जगहों पर कई देशों में बोली जाती है। तो इस प्रकार हिंदी राष्ट्रभाषा की कसौटी पर खरा उतरती है, लेकिन यह राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। सन 1949 में 14 सितंबर को भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय मुंशी अयंगर फार्मूले के आधार पर हुआ था। मुंशी अयंगर फार्मूला क्या है? इसमें के एम मुंशी जो कि हिंदी के समर्थक थे, गोपाल स्वामी अयंगर जो कि अहिंदी क्षेत्र प्रतिनिधि थे, इन्होंने ऐतिहासिक समझौता किया और हिंदी को राजभाषा माना। हिंदी राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी 15 वर्षों तक जारी रखने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। ऐसा कहा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा है। अंग्रेजी 15 वर्षों तक रहेगी और फिर जब हिंदी का प्रयोग सुचारू रूप से होने लगेगा तो अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन जब 15 वर्ष बीते तो स्थितियां वैसी नहीं हुई और अंग्रेजी आज भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और अंग्रेजी हमारी दो राजभाषाएं हैं। संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। इसकी लिपि देवनागरी है और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप
इसमें है। फिर अनुच्छेद 344 है, इसमें राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फिर अनुच्छेद 345 है, इसमें राज्य की राजभाषा राज्य स्वयं चुनेगा ऐसा उल्लेख किया गया है। फिर 346 अनुच्छेद है, इसमें पत्राचार की राजभाषा दो राज्यों के बीच में पत्राचार की राजभाषा हिंदी होगी। फिर अनुच्छेद 347 है, इसमें जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाएगी। फिर 348 है, न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी और संसद में उपबंध तक, यानी संसद में एक एग्रीमेंट हुआ था कि न्यायालयों की जो भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी 15 वर्षों तक, लेकिन जो कि बाद में अंग्रेजी ही रही हमेशा के लिए, अभी तक बाद की बात पता नहीं। फिर अनुच्छेद 349 है, इसमें भाषा संबंधी विविध विधियाँ हैं जो कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। इसमें अगर भाषा के संबंध में कोई भी प्रावधान प्रवर्तित किया जाएगा तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। फिर अनुच्छेद 350 है, इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का विशेष अधिकार का उल्लेख है। फिर 351 में हिंदी के विकास का संघ का कर्तव्य है, यानी हिंदी का विकास ये केंद्र सरकार का काम है। भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बने हिंदी, इसके लिए केंद्र सरकार को काम करने के लिए कहा गया है। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, इसे देख लेते हैं। इसमें संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा है ऐसा बताया गया है। फिर संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य हैं। राजभाषा संसदीय समिति में 30 लोग थे, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। फिर केंद्रीय अधिनियमों में हिंदी में अनुवाद होगा, जितने भी केंद्रीय अधिनियम आएंगे वो अंग्रेजी में अगर रहेंगे तो उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। फिर राज्य अधिनियमों का भी हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, जो कि वैकल्पिक है, सभी राज्यों में ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहाँ हिंदी भाषी राज्य है वहाँ ये हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। फिर उच्च न्यायालयों में हिंदी राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जाएगा। फिर नियम बनाने की शक्ति भाषा के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास रहेगी। फिर क्षेत्र वर्गीकरण और पत्राचार की नीति है, जिसमें हिंदी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में हिंदी बेल्ट आता है, जहां हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है बोलचाल की भाषा में। फिर जो इससे कुछ कम प्रयोग किया जाता है वह ख क्षेत्र में, और जहां नहीं होता है हिंदी का प्रयोग, अहिंदी क्षेत्र है, वो ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उत्तर भारत के राज्य ये क क्षेत्र में आते हैं। फिर मध्य भारत में हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब पश्चिमी भारत जो है वो द्विभाषी है, तो ये ख क्षेत्र में आता है, जहाँ हिंदी तो बोली जाती है, साथ में यहाँ की क्षेत्रीय बोलियाँ, जो इस क्षेत्रीय भाषा है, पंजाबी, गुरुमुखी और जो भी मराठी, गुजराती ये बोली जाती है। तो यहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक भाषा है, तो ये ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर ग क्षेत्र है, जहाँ दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। अब पत्राचार के नियम बनाए गए हैं इसके लिए। अगर क क्षेत्र से क क्षेत्र में भेजना है तो हिंदी में पत्राचार होगा। फिर क क्षेत्र से ख क्षेत्र में होना है तो हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद सहित होगा। फिर क क्षेत्र से ग क्षेत्र में होगा तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। फिर ख क्षेत्र से ख क्षेत्र में होगा तो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। फिर ग क्षेत्र में अंग्रेजी, हिंदी वैकल्पिक है लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य है। तो ये पत्राचार के नियम हैं। फिर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं
दी गई हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। फिर हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अंतर और समानताओं को देख लेते हैं। इसमें समानताओं की बात करें तो दोनों में हिंदी ही केंद्र में है। दोनों राष्ट्रीय एकता की कमान से जुड़ी हुई है। दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोनों का ऐतिहासिक आधार एक ही है, स्वाधीनता आंदोलन। और दोनों भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मूलभूत अंतर को देखते हैं तो जो राष्ट्रभाषा है वह सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे अवधारणा पे ये आधारित होती है, और राजभाषा वो उसको संविधान के अधिनियम द्वारा एक मान्यता दी जाती है। ये सारा आपको पहले ही बताया गया है, अंतर जो यहाँ रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद इसमें भी पक्ष और विपक्ष में विद्वानों के मत है। महात्मा गांधी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाना भारतीय स्वाधीनता का स्वाभाविक परिणाम है। अंग्रेजी शासन की भाषा थी हिंदी जनता की। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये कहते हैं निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। यानी जो अपनी भाषा है उसकी उन्नति होनी चाहिए। फिर पुरकिया अग्रवाल है, हिंदी भाषा के नाम से किताब लिखते हैं। इसमें ये कहते हैं कि हिंदी ने सभी भाषाओं में बहुप्रचलित शब्दों के लिए प्रवेश खुला छोड़ दिया, जो इसे एक संपन्न भाषा बनाते हैं। विपक्ष में वही लोग हैं जिन्हें हमने पहले पढ़ा है, सुमति रामास्वामी, पॉल ब्रास और बी आर अम्बेडकर। सुमति रामास्वामी कहते हैं कि द एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु वाज नॉट merely a linguistic protest but a political assertion of regional identity against the pervasive hegemony of the Hindi speaking north। पॉल ब्रस कहते हैं कि द हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी कंट्रोवर्सी एंड द सब्सिक्वेंट लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट डीप सीटेड issue of identity, power and representation rather than purely linguistic consideration। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है। किसी एक भाषा को थोपने का प्रयास राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल सकता है। इस प्रकार हिंदी विरोधी आंदोलन भी कई बार हुए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जब जब प्रयास किया गया तब तब इसके हिंदी विरोधी आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। 1937 में मद्रास प्रांत में आंदोलन होता है। सी राज गोपालाचारी के नेतृत्व में हिंदी अनिवार्यता का विरोध किया जाता है। इसमें 2 मृत्यु होती हैं। 1940 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा वापस ले ली जाती है। 1965 में तमिलनाडु में आंदोलन होता है। 26 जनवरी 1965 से अंग्रेजी हटाने के विरुद्ध व्यापक दंगे होते हैं। डीएमके जो एक राजनीतिक पार्टी है उसके नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। इसके परिणाम स्वरूप 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया जाता है और अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी कर दिया जाता है। अब हम वर्तमान की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखें तो इसे बॉलीवुड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट पर हिंदी का तेजी से विस्तार हो रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहे हैं जो कि अभी जापान में हुआ था, फिर नागपुर में 1975 में पहली बार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग भी बार बार उठती रही है। फिर राजभाषा के रूप में देखें तो राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई है जो कि हिंदी के प्रयोग को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कार्यरत है। फिर वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग बनाए गए हैं जो कि हिंदी में कौन कौन से शब्द रहेंगे, कौन कौन से शब्द परिवर्तित किए जाएंगे वो इसके अनुसार ही होंगे। फिर
एनईपी 2020 में मातृभाषा को बल देने के लिए कहा गया है, जिसमें हिंदी का विकास की बात की गई है। फिर डिजिटल इंडिया में हिंदी इंटरफेस का भी प्रचलन बढ़ा है। जैसे पहले हिंदी में टाइपिंग नहीं होते थे, तो ये सारी चीज़ें अब डिजिटल मीडिया में भी आई हैं। इस प्रकार हम कहें तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की यात्रा भारतीय इतिहास, राजनीति, समाज की जटिल अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति है। एक और महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वान हिंदी को भारत की आत्मा की भाषा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर सुमति रामासामी, पॉल ब्रस और आद्रे बेतेई जैसे विचारक इसमें भाषाई राजनीति का आयाम देखते हैं। संवैधानिक दृष्टि से भारत में हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। यह तथ्यात्मक सत्य है, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी ने स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक राष्ट्रभाषा की भूमिका निभाई है। अनुच्छेद 351 की भावना देखें तो उसमें कहा गया है कि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। इन दोनों भूमिकाओं को एकत्र करने का सर्वोत्तम मार्ग है। अंततः क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी का विकास ही भारतीय बहुभाषिता का आदर्श साधन है। हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान और संरक्षण होना चाहिए। यही भारतीयता और भारतीय बहुभाषिता की वास्तविक शक्ति है। इस प्रकार हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा को देखा। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अब हमारा अंतिम टॉपिक है ज्ञान विज्ञान के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा। तो देखते हैं ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी। ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी का प्रश्न भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान दर्शन और राष्ट्रीय नीति के चतुर्भुज पर आधारित है। परंपरागत रूप से यह धारणा प्रचलित रही है कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान केवल अंग्रेजी माध्यम से ही संभव है, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात विशेषतः 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिलने के बाद से इस धारणा को चुनौती दी गई। आज हिंदी शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, डिजिटल माध्यम और अनुसंधान सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ज्ञान विज्ञान की भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं की सटीक अभिव्यक्ति संभव हो, तकनीकी शब्दावली का पर्याप्त भंडार जिसमें हो, शोध एवं अनुसंधान इस माध्यम से हो सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगम बने, ज्ञान का लोकतांत्रिकरण संभव हो, नवीन विचारों एवं खोजों की अभिव्यक्ति इस माध्यम से हो सके। डॉक्टर रघुवीर का एक कोटेशन है। वे कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की भाषा वह है जो न केवल विद्यमान ज्ञान को संप्रेषित करे अपितु नए ज्ञान के सृजन का भी माध्यम बने। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतर रही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि किसी भाषा की वैज्ञानिक क्षमता उसकी शब्द निर्माण शक्ति, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और समाज में उसकी स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। हिंदी में ये सारे गुण विद्यमान हैं। ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं। इस संदर्भ में अलग अलग मत है अलग अलग विद्वानों के। कई लोग इसके पक्ष में है कि हाँ, ज्ञान और विज्ञान की भाषा हिंदी हो सकती है। कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं और कुछ लोग मध्यम मार्गी हैं। जो पक्ष में है उनका मत है कि हिंदी में पर्याप्त वैज्ञानिक शब्द भंडार है, मातृभाषा में शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि हिंदी में तकनीकी शब्दावली की कमी है, अंग्रेजी का वैश्विक वर्चस्व ज़्यादा है। जो मध्यम मार्गी है वे कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समन्वित प्रयोग होना चाहिए। अगर हम ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व
की स्थिति को देखते हैं। औपनिवेशिक काल में ज्ञान विज्ञान की भाषा का प्रश्न अगर हम करें तो मैकाले का विवरण 1835 का विवरण हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम उन्होंने बताया है और भारतीय भाषाओं को दोयाम दर्जा दिया है, यानी उसे नीचा दिखाने का प्रयास मैकाले ने किया था। फिर 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अंग्रेजी माध्यम में उच्च विद्यालय खोले गए थे, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के लिए नौकर बनाना था और जो ईसाईयत थी उसका प्रचार करना था, प्रचार प्रसार। फिर 19वीं सदी में नवजागरण आता है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में ज्ञान विज्ञान लेखन की आवश्यकता पर बल दिया। फिर स्वतंत्रता आंदोलन आया। गांधी, तिलक, नेहरू ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा की मांग की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वही कोटेशन है, निज भाषा उन्नतियाँ है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल। यह केवल साहित्यिक उद्गार नहीं था, अपितु ज्ञान के लोकतांत्रिकरण की मांग थी, यानी ज्ञान सभी तक समान रूप में पहुंच सके। स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति को देखें तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, जिससे शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में हिंदी के प्रसार का संकल्प लिया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधित किया गया, जो कि बाद में 1967 में इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फिर 1961 में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो राजभाषा हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली को स्थापित करेंगे और उसमें जो शब्दावली कम है उसका निर्माण करेंगे। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसकी स्थापना की गई, जो कि हिंदी में तकनीकी शब्दावली का निर्माण करते हैं। फिर 1976 में राजभाषा नियम आया। इसमें सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। सन 1986 में एक नई शिक्षा नीति आती है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया जाता है। फिर 2020 में भी नई शिक्षा नीति आई, जिसमें मातृभाषा पर आधारित शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें हिंदी माध्यम को प्रोत्साहित किया गया। अब आईआईटी और जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाती है, यानी बाईलैंग्वेज है हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी को भी लागू कर दिया गया। फिर अनुच्छेद 351 है, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने का संवैधानिक आदेश देता है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी केंद्र सरकार का यह काम है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत कि वे हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी को इतना विकसित करे कि हिंदी ज्ञान विज्ञान के प्रसार का माध्यम बन सके। अनुच्छेद 351 का निर्देश है कि हिंदी का प्रसार बढ़ाना है, भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति लायक इसे बनाना है, मुख्यतः संस्कृत से शब्द भंडार की वृद्धि करनी है, 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनसे शब्द ग्रहण करके हिंदी में जोड़ना है। इससे हिंदी का समावेशी विकास होगा। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली को देखते हैं। शब्दावली आयोग बनाई गई है 1961 में। इसने हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हिंदी शब्दावली का निर्माण किया गया है। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में हिंदी परिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया है। शब्दकोशों का प्रकाशन किया गया है जो द्विभाषी है, त्रिभाषी है, यानी जिसमें 2 भाषाओं में अर्थ है, 3 भाषाओं में अर्थ है, ऐसे ऐसे शब्दकोशों का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दों का हिंदी अनुवाद एवं अनुकूलन किया जा रहा है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली के उदाहरण देखें
तो एटम को परमाणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल के लिए अणु शब्द का प्रयोग किया जाता है, इवोल्यूशन के लिए विकासवाद। इस तरह से यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। फिर हिंदी की शब्द निर्माण क्षमता को देखें तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में शब्द निर्माण की असाधारण क्षमता है, यानी वह साधारण नहीं है। हिंदी की शब्द निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं। संस्कृत धातुओं से नए वैज्ञानिक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि उपग्रह, अंतरिक्ष, परमाणु, विद्युत आदि। उपसर्ग प्रत्यय से नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे सूक्ष्म के पहले अति शब्द को जोड़ देने से अति सूक्ष्म हो जाता है, यानी सूक्ष्म तो पहले से ही छोटा होता है, लेकिन उससे भी छोटा अति यानी बहुत ज़्यादा छोटा। समासीकरण से भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। प्रकाश में संश्लेषण जोड़ देने से प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का हिंदी अनुवाद है। फिर विदेशी शब्दों का भी अनुकलन किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है और इसे हिंदी में कंप्यूटर भी लिखा जाता है। फिर नवनिर्मित तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जो अब प्रचलित हो गई हैं। जैसे टेलीविज़न के लिए दूरदर्शन का प्रयोग किया गया है, दूरभाष का प्रयोग किया गया है टेलीफोन के लिए। तो ये शब्द हिंदी में निर्मित हुए हैं। इसके बाद हिंदी में शोध की परंपरा को देखें तो ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आलेख, शोध पत्र हिंदी में लिखने की परंपरा का विकास हो रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो रहे हैं। पीयर रिव्यू जर्नल जो कि यूजीसी के केयर लिस्ट में है, वो हिंदी जर्नल भी अब आ रहे हैं। फिर राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हिंदी में शोध पत्र आमंत्रित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ यानी इंटरनेशनल सेमिनार्स भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शोध पत्र को प्रस्तुत करने का इजाज़त देती है। विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी माध्यम में शोध प्रबंध की अनुमति दी गई है। हिंदी की प्रमुख वैज्ञानिक लेखन को देखें तो हिंदी में वैज्ञानिक लेखन की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, जो कि विज्ञान प्रगति CSIR द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। विज्ञान हिंदी में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका है। प्रौद्योगिकी जो कि तकनीकी पत्रिका है। कंप्यूटर जगत IT पत्रिका है। और विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम में शोध जर्नल प्रकाशित किए जाते हैं। डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट में हिंदी को देखें तो इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी में हिंदी का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बहुत सारी शैक्षणिक वेबसाइटें बनाई जा रही है, जिसमें विज्ञान और तकनीकी की जानकारी हिंदी में उपलब्ध है। यूट्यूब चैनलों पर लाखों हिंदी विज्ञान के चैनल है जो हिंदी में पढ़ाई करवाते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी और भी बहुत सारे। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हिंदी विज्ञान कंटेंट उपलब्ध है। मोबाइल एप्लीकेशन पर भी हिंदी माध्यम में शैक्षणिक ऐप बनाए जा रहे हैं। AI और मशीन लर्निंग हिंदी NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का विकास किया जा रहा है। विकिपीडिया हिंदी जो कि हिंदी में वैज्ञानिक जानकारी का विशाल भंडार भी है। हिंदी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी हिंदी के साथ AI को अगर हम संबंध देखें इन दोनों का, तो गूगल ट्रांसलेट में हिंदी जो है वो न्यूरल मशीन ट्रांसलेटर के द्वारा अंग्रेजी या फिर किसी अन्य भी भाषा के जो कंटेंट है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। फिर हिंदी स्पीच रिकॉग्निशन है, ये गूगल असिस्टेंट है, सीरी, एलेक्सा, ये सारे हिंदी में फंक्शन करते हैं। हिंदी में इनसे संवाद किया जा सकता है। हिंदी चैटबॉट्स का भी विकास किया गया है। ग्राहक सेवा केंद्र जो भी है, जब आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसमें जब आप कस्टमर केयर पे चैट करने का जो ऑप्शन आता है, चैट बॉट, वो AI द्वारा जो संचालित होता है, तो उसमें भी हिंदी में संवाद का विकास किया गया है। हिंदी में संवाद किया जा सकता है। फिर BERT फॉर AI है, ये भाषा का मॉडल है। इंडियाज डिजिटल इंडिया
मिशन में हिंदी इंटरफेस का विकास किया गया है। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हिंदी को जोड़कर देखें तो एनईपी 2020 का ऐतिहासिक महत्व रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। इसके कुछ विशेष प्रावधान को देखें तो इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा देने की बात इसमें की गई है। फिर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं का माध्यम अपनाने के लिए कहा गया है। आईआईटी, एनआईटी, एम्स जैसी संस्थाओं में हिंदी माध्यम का विकास करने का इसका प्लान है। फिर ऑनलाइन शिक्षण सामग्री हिंदी में उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर समावेशी शिक्षा जिसमें ग्रामीण शहरी जो भी इन दोनों के बीच गैप आता है उन्हें भरने का प्रयास नई शिक्षा नीति 2020 में किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर हम हिंदी को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में विज्ञान की बात करें तो प्रवासी भारतीयों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। विदेश में जो भारतीय वैज्ञानिक हिंदी में विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नेताओं द्वारा हिंदी में भाषण दिया जाता है जो कि हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाती है। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं अलग अलग देशों में जो कि ज्ञान विज्ञान के माध्यम के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करती है। फिर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की जा रही है। बॉलीवुड जो कि मनोरंजन के साथ साथ विज्ञान जागरूकता में भी अपना योगदान दे रहा है जो कि हिंदी माध्यम में है। इस प्रकार अगर हम हिंदी के ज्ञान विज्ञान के भाषा के रूप में होने और ना होने के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के मत को देखें तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ इसकी आलोचना करते हैं और कुछ मध्यम मार्गी हैं। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि जब तक हम अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान का सृजन नहीं करते हैं हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। हिंदी में ज्ञान विज्ञान का विकास भारत की बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली निर्मित की जा सकती है और की जानी चाहिए। संस्कृत की धातु संपदा इस कार्य में अत्यंत सहायक है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हिंदी में विज्ञान की शिक्षा भारत के करोड़ों प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर देगी। इसके आलोचना में मैकाले की शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना वैश्विक विज्ञान के साथ जुड़ना संभव नहीं है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली अत्यंत जटिल और अव्यावहारिक बन जाती है। गणेश देवी कहती हैं कि द प्रॉब्लम विद द हिंदी साइंस टर्मिनोलॉजी इज दैट इट ऑफन क्रिएट्स संस्कृत हेवी वर्ड्स that are less accessible than the original English terms, defeating the purpose of democratization of knowledge। यानी इसमें आलोचकों का तर्क है कि शब्दावली की कठिनाई हिंदी के वैज्ञानिक शब्द संस्कृत निष्ठ है जो कि अव्यवहारिक है और अंग्रेजी का वैश्विक वर्चस्व है जिस कारण उसमें अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और शोध सम्मेलन अंग्रेजी में मिलते हैं। अनुवाद की सीमाएं हैं। तकनीकी अवधारणाएं अनुवाद में अपनी सटीकता खो देती हैं। रोजगार की भाषा के रूप में उद्योग, कॉरपोरेट, आईटी सेक्टर में अंग्रेजी की मांग ज़्यादा है। इसलिए हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मध्यम मार्गी है जैसे प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन 1991 इन्होंने दिया था। तो ये कहते हैं कि द सॉल्यूशन इज़ नॉट टू रिप्लेस इंग्लिश विथ हिंदी बट टू डेवलप हिंदी एज अ पैरेलल मीडियम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। बाईलैंग्वेलिज्म इन साइंस एजुकेशन कैन सर्व इंडियाज डाइवर्स नीड्स। डॉक्टर सुनीता नारायण ये कहती है कि विज्ञान को जन भाषा में पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। विज्ञान तभी सार्थक है जब वह आम जन तक पहुँचे। तो इस प्रकार
प्रोफेसर कृष्णा कहते हैं कि हमें अंग्रेजी बनाम हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के पैरेलल में हमें हिंदी को रखने की ज़रूरत है, जिससे हम एक डाइवर्स कल्चर विकसित कर सके, दोनों माध्यमों में हम ज्ञान का प्रसार कर सके। हिंदी की चुनौतियां देखें ज्ञान विज्ञान की भाषा के माध्यम के रूप में, तो इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें शब्दावली की समस्या होती है, उच्च शिक्षा की कमी है, और पाठ्य पुस्तकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, रोजगार बाजार की कमी है, बाजार का जो उद्योग है, जो आईटी सेक्टर्स है, वे सारे इंग्लिश डिमांड करते हैं, तो हिंदी में पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान हो जाता है। फिर अनुवाद की गुणवत्ता की अपनी सीमाएं हैं, जो किसी भाषा में मौलिक है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, अनुवाद में उसका असर कम हो सकता है। तो इस प्रकार चुनौतियां हैं। कुछ समाधान अगर करें तो द्विभाषीय शिक्षा कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी समानांतर रहें। फिर शब्दावली का सरलीकरण किया जा सकता है, तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है अनुवाद के लिए, जिससे चीज़ें आसान हुए। शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह की जा सकती है। उद्योग शिक्षा संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हिंदी माध्यम के छात्रों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाए, जिससे हिंदी का प्रसार हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हिंदी में वैश्विक वैज्ञानिक शोध का अनुवाद और प्रकाशन किया जा सके। तो इस प्रकार हमने इसे पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हम कहें तो ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारत की बौद्धिक स्वतंत्रता, सामाजिक समावेशिता का प्रश्न है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे भारत के बौद्धिक स्वाधीनता से जोड़ते हैं। प्रोफेसर यशपाल इसे शैक्षणिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अनिवार्य मानते हैं, जबकि गणेश देवी जैसे विद्वान संस्कृत निश्चित शब्दावली की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठाते हैं। किंतु मध्य प्रदेश का प्रयोग, एनसीईआरटी की पुस्तकें, दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम, यूट्यूब पर हिंदी विज्ञान चैनलों की लोकप्रियता और एनईपी 2020 की नीति, ये सभी मिलकर सिद्ध करते हैं कि हिंदी न केवल ज्ञान विज्ञान की भाषा बन सकती है, अपितु यह बन रही है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार का द्विभाषी दृष्टिकोण सबसे व्यवहारिक प्रतीत होता है। हिंदी और अंग्रेजी का समन्वित प्रयोग, जो न केवल वैश्विक ज्ञान से जोड़े, अपितु ज्ञान को करोड़ों भारतीयों तक सुलभ भी बनाए। अंततः अनुच्छेद 351 की भावना, हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बने, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी साकार होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह चिंतन का माध्यम है। जब हम हिंदी में सोचते हैं, तब हम भारतीय संदर्भों में सोचते हैं, और भारत की समस्याओं का समाधान भारतीय संदर्भ में सोचकर ही संभव है। तो इस प्रकार हमने ज्ञान विज्ञान की भाषा के माध्यम के रूप में हिंदी पर चर्चा की। तीनों टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार में मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद होंगी, कुछ चीज़ें आप भूल रहे होंगे, तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने याद कर पा रहे हैं उतना याद कर लीजिए, और उतना ही परीक्षा में लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रश्न नहीं आने वाले हैं जिसका उत्तर आपको फैक्ट के थ्रू देना है। ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको जितना याद हो रहा है उतना याद कर लीजिए। मैंने ज़्यादा केस स्टडी के माध्यम से ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोज मिलते रहेंगे जो कि आपके परीक्षा में सहयोगी होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस पीडीएफ, इन तीनों पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर से ले सकते हैं, और
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।